जय हिंद दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर समाप्त किया था। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की बात करने वाले हैं, जिसमें 2022 से 23 का जो सवाल पूछे होंगे उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो भी बिहार बोर्ड इंटर 2026 के लिए। वो आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी होगा। तो चलिए आज PYQ क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करते हैं। 2022 का क्वेश्चन भी कराएंगे और 2023 का भी क्वेश्चन कराएंगे, दोनों एक ही वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, उससे पहले आप सभी का वेलकम है, स्वागत है इस क्लास में। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 2022 में पूछा गया जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर। 2022 में जो पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न उसका उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राणियों में व्यावसायिक अनुकूलन पर एक टिप्पणी लिखिए। प्राणियों में व्यावसायिक अनुकूलन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप लोग जरूर सुनिएगा। मैंने लिखा है, जब कोई जीवित रहने या प्रजनन के लिए जब कोई जीव जीवित रहने या प्रजनन के लिए अपने व्यवहार में बदलाव लाता है तो इसे हम लोग व्यवहारिक अनुकूलन कहते हैं। सीधे बात में समझिए आप लोग। तो जो जीव प्रजनन करने के लिए अपना व्यवहार को बदलता है, यानी कि अपने स्थान या जगह को बदलता है, तो उसे हम व्यवहारिक अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया है, मरुस्थलीय छिपकली शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए धूप सेकती है या छाया में चली जाती है। ये आपका यहाँ पर उदाहरण दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बांध्यकरण से आप क्या समझते हैं? बांध्यकरण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो विधियों का नाम बताएं। बांध्यकरण से आप क्या समझते हैं? कि दो विधियों के नाम बताएं। यानी कि नसबंदी, बांध्यकरण मतलब नसबंदी के बारे में यहाँ से पूछा है आपसे। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, यह गर्भ निरोधक की एक अस्थायी सर्जिकल विधि है। सर्जिकल विधि यानी कि आपका ऑपरेशन, सर्जिकल विधि यानी ऑपरेशन आपका होगा। ऑपरेशन जो भविष्य में गर्भधारण को रोकती है, यह सर्जिकल विधि है जो भविष्य में गर्भधारण को रोकती है। और इसके दो मुख्य विधियां निम्नलिखित है, वैस्कोटोमी और ट्यूबेक्टोटोमी। वैस्कोटोमी उसको कहते हैं जिसमें पुरुष नसबंदी को किया जाता है, और ट्यूबेक्टोटोमी उसको कहते हैं जिसमें महिला नसबंदी को किया जाता है। पुरुष नसबंदी में शुक्र वाहिकाओं को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, और महिला नसबंदी में आपका अंडवाहिनी को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। ये दो बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो पुरुष नसबंदी में हम लोग शुक्र वाहिका काटते हैं और महिला नसबंदी में आपका अंडवाहिनी को काटते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित को परिभाषित करें। नीचे दिया गया है उसको परिभाषित करना है। ए में दिया है क्लोनिंग स्थल, और 2 में दिया है माइक्रो इंजेक्शन दिया है बी में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसको भी। क्लोनिंग स्थल दिया है, प्लाज्मिड या वाहक में वह विशिष्ट स्थान जहां विजातीय डीएनए को जोड़ा जाता है। जहां विजातीय डीएनए को जोड़ा जाता है उससे हम लोग क्लोनिंग स्थल कहते हैं। जहां विजातीय डीएनए को जोड़ा जाता है उससे हम क्लोनिंग स्थल कहते हैं। वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लाज्मिड या वाहक में वह विशिष्ट स्थान जहां विजातीय डीएनए को जोड़ा जाता है उसे हम क्लोनिंग स्थल कहते हैं। यहाँ पर दूसरा में दिया है माइक्रो इंजेक्शन। यह तकनीक में विजातीय डीएनए को सीधे एक सूक्ष्म सुई की मदद से जंतु कोशिका में
जंतु कोशिका के केंद्रक में डाला जाता है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, विजातीय डीएनए को सीधे सूक्ष्म सुई की सहायता से जंतु कोशिका के केंद्रक में डाला जाता है। आपका जंतु कोशिका के जो केंद्रक होता है उसमें विजातीय डीएनए को सूक्ष्म सुई की सहायता से डाला जाता है, उसे हम लोग माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, द्विखंडन तथा बहुविखंडन का उदाहरण के साथ समझाएं। द्विखंडन तथा बहुविखंडन को उदाहरण के साथ समझाएं। यहाँ पर पहला है द्विखंडन, एक जनन कोशिका दो समान भागों में बढ़ जाती है, उससे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। जब जनक कोशिका समान दो भागों में बढ़ जाती है, समान बराबर भागों में बढ़ जाती है, तो उसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। जैसे कि आपका अमीबा आता है, जैसे में आपका अमीबा आता है, ये आपका द्विखंडन जनन करता है अमीबा। अगला इसमें दिया है, इसी में है बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या होता है? द्विखंडन में आप लोग देखे कि जनक कोशिका जो था वो दो समान बराबर भागों में बट रहा था। इसमें क्या होगा आपका, ये जो है बहुविखंडन यानी कि बहुत सारे टुकड़ों में बटेगा। जैसे कि आपको देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में एक जनक कोशिका कई छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में एक जनक कोशिका कई छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो उससे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। इसका एग्जांपल में आपका आएगा प्लाज्मोडियम आपका बहुविखंडन परजीवी है। ये किसमें होता है? इसके कारण कौन सा रोग होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण हम लोग में कौन सा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण हम लोगों में मलेरिया रोग पैदा होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अमीबा का बाइनरी फ्यूजन के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे अमीबा अपने आकार को बढ़ाता है। यहाँ पर अपने कोशिका मदर अमीबा है। यहाँ पर कुछ अमीबा जो है अपना आकार को थोड़ा बढ़ाता है, फिर उसके बाद केंद्रक को विभाजन करता है, फिर केंद्रक कोशिका द्रव्य को भी विभाजित कर देता है। उसके बाद आपका दो कोशिका बनकर रेडी हो जाता है। इसको आप लोग पहले से जानते होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सप्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता को परिभाषित करें। सप्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता को परिभाषित करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका सप्रभाविता। पहले आपका सप्रभाविता दिया है, तो इसमें दोनों एलील एक साथ पूर्ण रूप से व्यक्त होते हैं। सप्रभाविता में दोनों एलील एक साथ पूर्ण रूप से व्यक्त होते हैं। जैसे कि मनुष्य में AB रक्त समूह जो है आपका एलील एक साथ पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा तो मनुष्य में कौन है कि जो कोई भी एलील प्रदर्शित नहीं करता है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं अपूर्ण प्रभाविता की ओर। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? तो अपूर्ण प्रभाविता, इसमें F1 पीढ़ी का लक्षण दोनों जनकों के बीच का होता है। यानी कि जब दो पौधों के बीच में हम लोग जब संकरण कराएंगे तो F1 का पीढ़ी और दूसरा का पीढ़ी दोनों का लक्षण के जनकों के बीच का होगा, यानी कि दोनों का मिश्रित होगा, दोनों के तरफ से इसका लक्षण आएगा। तो इसे हम लोग अपूर्ण प्रभाविता का नियम अपूर्ण प्रभाविता हम लोग कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे स्नैप ड्रैगन का जो गुलाबी फूल होता है, इसी के कारण होता है। यहाँ पर जैसे में दिया हुआ है, स्नैप ड्रैगन का फूल का गुलाबी रंग जो है अपूर्ण प्रभाविता के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मनुष्य में किन्हीं दो गुणसूत्रीय विकारों का नाम बताएं।
मनुष्य में किन्हीं दो गुणसूत्रीय विकारों का नाम बताएं। तो आपका फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम और दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या आपका कितना होता है? तो डाउन सिंड्रोम में आपका गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है और जबकि टर्नर सिंड्रोम में आपका 45 होता है। 46 आपका सामान्य सामान्य गुणसूत्र होता है और जब जिस उसमें से एक गुणसूत्र कम हो जाएगा तो आपका टर्नर सिंड्रोम आपका गुणसूत्रीय विकार रोग उत्पन्न हो जाएगा। अगर एक गुणसूत्र आपका ज्यादा हो जाएगा, वो 47 हो जाएगा, तो आप में डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जीन कोष से आप क्या समझते हैं? जीन कोष से आप क्या समझते हैं? तो जीन कोष से हम लोग क्या समझते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है किसी विशेष जनसंख्या में मौजूद सभी जीनों और उनके एलील के कुल संग्रह के जीन कोष को एलील्स के कुल संग्रह को जीन कोष कहते हैं। यहाँ पर एक लाइन में दिया हुआ है किसी विशेष जनसंख्या में मौजूद सभी जीनों एवं उनके एलील्स के कुल संग्रह को जीन कोष कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिएगा, जीनों और उसके एलील्स के कुल संग्रह को जीन कोष कहते हैं। ये आपका मेन पॉइंट निकल कर आएगा, जीनों और उसके एलील्स के कुल संग्रह को जीन कोष कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है अपसारी तथा अभिसारी उद्विकार में अंतर बताएं। अपसारी तथा अभिसारी उद्विकार में अंतर बताएं। तो यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, देखिए। अपसारी उद्विकार में समान पूर्वजों वाले अंगों की बनावट अलग अलग कार्यों के लिए बदल जाती है और यहीं पर दिया है अभिसारी उद्विकार में अलग अलग पूर्वजों वाले अंग सामान्य कार्य करने के कारण एक जैसे दिखने लगते हैं। यानी कि अपसारी उद्विकार में जो हमारे पूर्वज किसी अंग का प्रयोग करते थे, तो वो कार्य हम लोग बदल कर किसी और उसी अंग से किसी और काम करते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग समझात अंग कहते हैं। और वहीं पर यहाँ पर दिया हुआ है कि अभिसारी उद्विकार अंग में अलग अलग पूर्वजों वाले अंग सामान्य कार्य करने के कारण एक जैसे दिखने लगते हैं। यानी कि अलग अलग अंग होते हुए भी एक जैसे काम करते हैं, इसलिए वो एक जैसे दिखने लगते हैं। उससे हम लोग समरूप अंग कहते हैं। इसको आप लोग थोड़ा गहराई से समझिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपका विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम बताएं। विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम बताएं। तो आरएनए आप लोग जानते हैं 3 प्रकार का होता है। एक होता है mRNA, एक होता है आपका tRNA, एक होता है rRNA। mRNA का मतलब कि मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। tRNA मतलब स्थानांतरण आरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। फिर तीसरा होता है rRNA मतलब कि राइबोसोमल आरएनए होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑपेरॉन को परिभाषित करें तथा इसके संघटक जीनों के नाम बताएं। ऑपेरॉन को परिभाषित करें तथा इसके संघटक जीनों के नाम बताएं। तो यहाँ पर दिया हुआ है जीनों का वह समूह जो एक साथ मिलकर एक उपापचय पथ को नियंत्रित करता है। यहाँ पर एक लाइन में दिया हुआ है जीनों का वह समूह जो मिलकर उपापचय पथ की नियंत्रित करता है, तो ऑपेरॉन कहलाता है आपका। इसके मुख्य भाग जो है रेगुलेटर है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है तथा संरचनात्मक जीन भी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलिका तथा पत्र कलिका का उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित करें। कलिका तथा पत्र कलिका को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित करें। कलिका यानी कि आपका बड होता है, तो जनक के शरीर पर एक छोटा उभार जो विकसित होकर नया जीव बन जाता है, उससे हम लोग कलिका यानी कि बड कहते हैं।
जब जनक के शरीर पर एक छोटा उभार आता है, छोटा उभार यानी कि छोटा सा यानी कट आता है, तो विकसित होकर यानी या छोटा सा कट आकर या दूसरा पौधा आता है, तो वो विकसित होकर नया पौधा बना लेता है। जैसे कि हाइड्रा जो है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रा में दिया हुआ है। अगला है पत्रकलिका, जिसे हम लोग विलिडी बुलबुल कहते हैं, बुलबुल कहते हैं, जिसके हम लोग बुलबुल कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक रूपांतरित कलिका जो पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाती है, उससे हम लोग पत्रकलिका कहते हैं। एक रूपांतरित कलिका, एक रूपांतरित कलिका जो पौधा से अलग होकर नया पौधा बनाती है, उसे हम पत्रकलिका कहते हैं। जैसे कि अगेव, आपका अगेव, अगेव जो है इसके इसकी इसकी जो पत्तियां होती है वो मोटी होती है और दरार होते हैं उस पत्तियों पर। जब भी उस पत्तियों से प्रवर्ध निकलकर जमीन पर गिरते हैं, प्रवर्ध निकलते हैं और वही प्रवर्ध टूटकर नए नए पौधे का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग अगेव कहते हैं। ये पत्रकलिका के द्वारा होता है। इसका आंसर यानी कि इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? प्रतिबंधन एंजाइम क्या है और किन्हीं दो के नाम बताएं। प्रतिबंधन एंजाइम, इन्हें आणविक कैंची कहते हैं क्योंकि ये डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। इन्हें आणविक कैंची कहते हैं क्योंकि ये डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। इसका उदाहरण में दिया हुआ है, फर्स्ट दिया है इको R1 और दूसरा दिया है हिंद 3 दिया है। ये आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित द्वारा चित्र दर्शाएं। निम्नांकित चित्र द्वारा दर्शाएं। तो पहला दिया है समसूत्री कोशिका विभाजन का मेटाफेज अवस्था। समसूत्री कोशिका विभाजन का मेटाफेज अवस्था को बताना है, उसका चित्र बनाना है। और दूसरा दिया है जीवाणु कोशिका में द्विविखंडन के बारे में बताना है, यानी कि चित्र बनाना है। चलिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका चित्र, आप लोग सब लोग देख लीजिए। ये जो चित्र है आपका मेटाफेज का चित्र है, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अगला चित्र देखते हैं। यह है आपका बाइंडिंग फ्यूजन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में द्विखंडन कैसे होता है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है आपका, पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है? पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है? संक्षेप में उदाहरण दे। संक्षेप में इसका उदाहरण देना है कि पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है वे पौधे जो आनुवंशिक रूप से कीटों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं और उन्हें कीटनाशकों की कम आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने दिया है आपका कपास, बीटी कपास जो है, ये आपका पीड़क कीटनाशक होता है। पीड़क कीटनाशक होता है, आपका पीड़क प्रतिरोधी पौधा होता है आपका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? यह पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादन से लेकर सर्वोच्च उपभोक्ता तथा ऊर्जा और पोषक तत्वों के हस्तांतरण का एक रेखीय क्रम है। यहाँ पर आपको बता रहा है, यह पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादन से लेकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक ऊर्जा तथा पोषक तत्वों की हस्तांतरण का एक रेखीय क्रम है। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पर घास दिया हुआ है तो घास को आपको कौन खाएगा? आपको कीट मकोड़ा खाएगा। अब इस कीट को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। अब इस मेढक को कौन खाएगा?
तो इस मेढक को आपका सांप खाएगा। सांप जो है आपका इस मेढक को खाएगा। अब इस सांप को आपको कौन खाएगा? सांप को या चील खाएगा या नेवला खाएगा। तो हम लोग यहाँ पर चील लिखते हैं, यानी बाज, चील लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? अगर मान लीजिए हम लोग इस मेढक को खत्म कर दें, अगर मेढक को हम लोग खत्म कर देंगे तो क्या आपका सांप जिंदा रहेगा? अगर मान लीजिए, छोड़िए इसको, मेढक को खत्म नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए अगर हम लोग कीट को खत्म कर दिए, अगर कीट को खत्म कर देंगे तो धरती पर आपका घास ज्यादा हो जाएगा। मेढक जो है मरने लगेंगे क्योंकि उनको कीट मिलेगा नहीं खाने के लिए। अगर जब मेढक मरने लगेंगे तो आपका सांप ऑटोमेटिक मरने लगेंगे क्योंकि ये भी भूख के कारण मरने लगेंगे। जब सांप मरेंगे तो आपका चील भी मरने लगेंगे, ये भी भूख के कारण मरने लगेंगे। आप लोग इसमें क्या देख रहे हैं? अगर किसी को भी इसमें से किसी को भी अगर नुकसान आता है तो इसके पूरे पूरे खाद्य श्रृंखला पर इसका असर पड़ता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया है, निम्नलिखित रोगों के रोग जनकों के नाम लिखे। निम्नलिखित रोगों एवं रोग जनकों के नाम लिखे। इसका अमीबता जो है, इसका आपका रोग जनक कौन होता है? तो अंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। अंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। दूसरा मलेरिया, इसका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स आपका रोग जनक होता है। तीसरा दिया है निमोनिया जो है किसके कारण होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी द्वारा आपका निमोनिया होता है। और चौथा दिया है एस्केरिता जो है किस रोग जनक के कारण होता है? तो एस्केरिता लुम्ब्रिकोइडस के द्वारा, रोग जनक के द्वारा होता है, रोग जनक के कारण होता है। क्या ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिजैविक यानी कि एंटोबैटिक तथा इंटरफेरॉन में अंतर क्या है? प्रतिजैविक तथा इंटरफेरॉन में आपका क्या अंतर है? तो प्रतिजैविक जीवाणु के विकास को रोकता है, यानी कि एंटीबायोटिक जो है जीवाणुओं को विकास को रोकता है और तथा उन्हें मारता भी है, तथा उसे नष्ट भी करता है, मारता भी है। जबकि इंटरफेरॉन जो है वो एक प्रोटीन है। इंटरफेरॉन जो है आपका एक प्रोटीन है जो वायरस को संक्रमित कोशिकाओं द्वारा अन्य कोशिकाओं को संक्रमण करने से बचाता है। यानी कि यहाँ पर दिया है वायरस कोशिका को, यह एक इंटरफेरॉन आपका एक प्रोटीन है जो क्या करता है कि जो संक्रमित वायरस होता है उसके द्वारा संक्रमित की जाने वाली नई कोशिकाओं को बचाता है। यानी कि अगर 2 कोशिका इसमें खराब है और 10 की ओर बढ़ रही है तो इसको 2 को पहले खत्म करेगा, उसके बाद इसकी ओर बढ़ेगा इसको बचाने के लिए। यानी कि इसको पहले नष्ट करके तभी इसको बढ़ेगा आगे नष्ट करने के लिए, इसको बचाने के लिए। यानी कि ये क्या कर रहा है? आपका ढाल का कार्य कर रहा है, ये बचा रहा है आपका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जीन विनिमय से आप क्या समझते हैं? जीन विनिमय से आप क्या समझते हैं? क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया से आप लोग क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन घुमाकर आपका आ सकता है, आप लोग सतर्क रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है आपका जीन विनिमय। तो अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान गुणसूत्र के बीच अनुवांशिक सामग्री की अदला बदली को जीन विनिमय कहते हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा, अनुवांशिक सामग्री की अदला बदली को जीन विनिमय कहते हैं। अनुवांशिक सामग्री को अदला बदली को जीन विनिमय कहते हैं। तो इसमें नई विभिन्नताएं पैदा होती है। अगर जब हम लोग अनुवांशिक सामग्री की अदला बदली करेंगे तो इसमें तो नई विभिन्नता आएगी, क्योंकि उसमें विभिन्नता कोई कुछ और थी और उसमें कुछ और थी, तो दोनों को जब मिला कर आएगा तो हाइब्रिड ही आएगा ना। और जब हाइब्रिड आ रहेगा पहले से ही और दूसरा से कराएंगे लो से, तो उसका भी तो आपका दूसरा आएगा।
यानी कि विभिन्नता इससे उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर का नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें। यहाँ पर दिया हुआ है पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर का नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें। इसका आपका चित्र भी बनाना है, इसका वर्णन भी करना है। तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर आपका क्या है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले आगे। यहाँ पर दिया है पुंकेसर स्टीम। स्टीम जो होता है फूल का नर जनन अंग जो परागकण बनाता है। पुंकेसर जो है फूल का नर जनन अंग होता है जो परागकण को बनाता है। स्त्रीकेसर जो होता है ये फूल का मादा जनन अंग होता है जिसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। यहाँ पर देखिएगा फूल के डायग्राम को। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये आपका क्या है, पुष्पासन। यहाँ पर आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। पुष्पासन इसको हिंदी में कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग दलपुंज कहते हैं। सॉरी, बाह्य दलपुंज, इसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। और ये होता है आपका फिलामेंट यानी कि तंतु। तंतु आपका होता है, ये होता है एंथर यानी कि परागकण। परागकण आपका होता है। ये होता है पीटल यानी कि दलपुंज। दलपुंज ये आपका होता है दलपुंज। ये था आपका नर का, तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। तो नर में आपका मेनली होता है मेल में आपका मेनली होता है परागकण और फिलामेंट। ये आपका मेल में होता है यानी कि परागकण में होता है। अरे यार, पुंकेसर में होता है यानी कि पुंकेसर में ये होता है आपका। और ये जो है आपका स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल, वर्तिका और ओवरी यानी कि अंडाशय। ये जो होता है आपका स्त्री यानी कि ज्यांग का भाग होता है, स्त्री केसर होता है। ये आपका स्त्री केसर होता है। ये आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका 4 शर्करा पौधा उत्पादक, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है आपका 4 शर्करा उत्पादक पौधों के वैज्ञानिक नाम लिखे। 4 शर्करा उत्पादक पौधों के वैज्ञानिक नाम लिखना है। तो आप लोगों को पता होगा 70 से 80% हम लोग शुगर यानी कि चीनी गन्ना से बनाते हैं, और बाकी के 20 से 30% आपका इस तीनों चीज से या अलग अलग चीजों से बनाई जाती है। तो यहाँ पर गन्ना का आपका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सेक्रम ऑफिसरेनम हो जाएगा आपका गन्ना का वैज्ञानिक नाम। यहाँ पर चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, तो चुकंदर का आपका हो जाएगा बीटा वुल्गेरियस हो जाएगा आपका चुकंदर का वैज्ञानिक नाम। और तीसरा होगा खजूर, इसका फियोनिक्स सेल्वेट्रिस होता है इसका वैज्ञानिक नाम। और चौथा है आपका सुगर मेपल, एसर सिक्रिनम। ये आपका 4 होता है शर्करा उत्पादक पौधा और इसके वैज्ञानिक नाम। यहाँ पर आपका ये 2022 का सेशन खत्म होता है, यानी कि 2022 का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अब हम लोग 2023 का करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, वो भी सब्जेक्टिव। आप लोग बने रहिएगा। 1 मिनट में हम ऑन करते हैं। देखिए, तो ये है आपका 2023 का। 2023 के इसमें पेपर का हम लोग करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न दिया है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है 2023 का। इसमें पहला दिया है प्लाज्मिड PBr 322 की संरचना दर्शाएं। प्लाज्मिड PBr 322 की संरचना को दर्शाना है। यहाँ पर पहले मैंने वर्णन कर दिया है, उसके बाद इसका डायग्राम भी बताया है। यहाँ पर देखिएगा PBr 322 एक कृत्रिम ई कोलाई क्लोनिंग वाहक है। जैसे कि हम लोग
2022 के क्वेश्चन में देखें, वहां पर दिया हुआ था क्लोनिंग वाहक कौन है, तो वहां पर इको कोलाई का नाम आया था आपका। तो ये आपका ई कोलाई क्लोनिंग वाहक है। इसमें प्रतिबंधन स्थल इको R1 तथा बाम HI है। प्रतिबंधन स्थल प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन और प्रकृति का मूल यानी कि ओरी भी होता है। इसमें बताया गया है कि प्लाज्मिड PBR 322 की संरचना में कौन कौन होता है, ये बताया गया है। और यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है कौन कौन होता है। ये होता है बाम HI होता है आपका, और ये होता है इको R1, ये होता है पिस्टल होता है आपका, ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यानी कि ओरी होता है। ये होता है प्लूरल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है एडिनोसिन डीएमिनेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। एडिनोसिन डीएमिनेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखा हुआ है, यह एंजाइम प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य के लिए अनिवार्य है। ये जो है एंजाइम प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इसके लिए अनिवार्य है। इसकी कमी से SCID रोग होता है। जो कि जीन थेरेपी द्वारा इसका उपचार संभव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है प्रोटीन संश्लेषण पर उत्परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन संश्लेषण जो होता है उसका म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है उत्परिवर्तन का इसके ऊपर। तो उत्तर में दिया है उत्परिवर्तन से जेनेटिक कोड बदल जाता है जिससे या तो गलत अमीनो एसिड जुड़ जाता है या प्रोटीन अधूरा बनता है। इसमें दो गलती होती है। इसमें या तो पहले आपका एमिनो एसिड जो है वो जुड़ जाता है या तो प्रोटीन अधूरा ही बनता है। इससे प्रोटीन की कार्य क्षमता खत्म हो जाती है। इसके कारण जेनेटिक परिवर्तन के कारण आपका प्रोटीन का कार्य क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 कर बढ़ते हैं। जैव आवर्धन पर एक टिप्पणी लिखे, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जैव आवर्धन बायोमैग्नेटिफिकेशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी में दिया है खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक अगले स्तर पर हानिकारक रसायन, जैसे कि यहाँ पर हानिकारक रसायन में दिया है DDT की सांद्रता का बढ़ना जैव आवर्धन कहलाता है। यह सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ताओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता कौन है, आप लोग भी कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। BT कॉटन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये भी क्वेश्चन 2022 में हम लोगों ने इसका भी जिक्र हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हम लोग उस प्रतिरोधी पीड़कनाशी के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर BT कॉटन के बारे में बात हुआ था हम लोगों का। यहाँ पर दिया है इसका आंसर देखेंगे हम लोग संक्षिप्त टिप्पणी में। यह एक जैव प्रौद्योगिकी आधारित कीट प्रतिरोधी फसल है। कहे ना कीट प्रतिरोधी फसल यह है। हम लोगों ने पिछले ईयर के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। इसे बाइक्लोस थ्रियोजेनेसिस जीवाणु का विशाला जीन डाला जाता है। जो कपास के कीड़ों को मार देता है। तो कपास का कीड़ा कौन है इसमें, तो वाल वर्म जो है कपास का एक कीड़ा है जो कि बाइक्लोस थ्रियोजेनेसिस जीवाणु विशाले जीन को मार देता है।
इस जीन को कौन मार देता है? तो आपका ये जो है कीट, ये जीवाणु आपका उस विषैले जीन को मार देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है गिफ्ट, यानी कि GIFT का वर्णन, GIFT तकनीक का वर्णन करें। GIFT तकनीक का वर्णन करें तो इसमें दिया है, इसका पूरा नाम गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है। इसमें उन महिलाओं को फैलोपियन ट्यूबर में डोनर के अंडाणु तथा शुक्राणु को डाला जाता है जो खुद अंड उत्पन्न नहीं कर सकती। जो महिला अंड उत्पन्न नहीं कर सकती है उसके लिए ये तकनीक अपनाया जाता है संतान प्राप्ति के लिए, GIFT। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है जैव प्रबलीकरण, बायोफर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? बायोफर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? तो पौधों के प्रजनन के माध्यम से पौधों में विटामिन, खनिज और स्वस्थ वसा की मात्रा बढ़ाना जैव प्रबलीकरण कहलाता है। जैव प्रबलीकरण कहलाता है। उदाहरण में आपका दिया हुआ है विटामिन ए युक्त गोल्डन राइस, विटामिन ए युक्त गोल्डन राइस। तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में आपका विटामिन ए पाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोनिंग संवाहक को परिभाषित करें, किन्हीं दो के नाम लिखे। क्लोनिंग संवाहक को परिभाषित करें, किन्हीं दो के नाम लिखे। तो लिखेंगे यहाँ पर वह डीएनए अणु जो विजातीय डीएनए को पोषक कोशिका से लेकर डीएनए अणु जो विजातीय डीएनए को पोषक कोशिका से ले जाकर उसके फोटोकॉपी यानी कि क्लोनिंग करता है। इसका उदाहरण में दिया है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज है। ये दोनों आपका ये कार्य करता है। ये कार्य डीएनए अणु से विजातीय डीएनए का पोषक कोशिकाओं में ले जाने के बाद उसकी फोटोकॉपी करता है। ये दोनों कोशिकाएं करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, समझाएं। डीएनए के बेस अनुक्रम में होने वाले अचानक और अस्थायी परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। अचानक और अस्थायी उत्परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह रसायनों या विकिरण के कारण हो सकता है। यह रसायन के कारण भी हो सकता है और विकिरण के कारण भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आपका जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण के बारे में उदाहरण बताइए। जैव विविधता संरक्षण के बारे में उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर उदाहरण के साथ बताना है। इसके दो तरीके हैं। जैव विविधता संरक्षण के दो तरीके हैं। पहला में है स्वस्थानीय संरक्षण नियम और दूसरा में है बाह्यस्थानीय संरक्षण नियम। स्वस्थानीय में आपका होता है प्राकृतिक आवास में रक्षा, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान etc, और अलग अलग चीजें आ सकती है। और बाह्यस्थानीय में आपका होता है आवास के बाहर रक्षा, यानी कि घर से बाहर रक्षा करना होता है। तो किसका होगा? चिड़ियाघर का होगा, बीज बैंक का होगा, और इसमें भी सेक्टर होता है etc, इसमें भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है जलीय पौधे के पारिस्थितिक अनुकूलन का वर्णन करें। जलीय पौधे के पारिस्थितिक अनुकूलन का वर्णन करें। पारिस्थितिक अनुकूलन का वर्णन करना है हम लोग का इसमें। तो इसमें जड़ कम विकसित होती है। तना कोमल होता है और पत्तियां दोनों में हवा से चौम्बर होते हैं। चौम्बर यानी कि गड्ढे टाइप का होता है, चौम्बर टाइप का होता है, जो उन्हें पानी पर तैरने में मदद करता है।
अगर चौबर कटोरा नुमा अगर होगा वो पानी पे तो आसानी से तैर जाएगा। ये आप लोग अपने से कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर दिया है एक ही नस्ल के निकट संबंधी जीवों के बीच 4 से 6 पीढ़ियों तक होने वाले संगम को अंतः प्रजनन कहते हैं। इसमें दुग्ध वंशक्रम विकसित होते हैं। तो जो निकट संबंधी जीव होते हैं तो 4 से 6 महीने तक होने वाले संगम अंतः प्रजनन कहते हैं। 4 से 6 पीढ़ी तक संबंधी जीवों के बीच होने वाले 4 से 6 पीढ़ी तक होने वाले संगम को अंतः प्रजनन कहते हैं। और ये शुद्ध वंशक्रम विकसित करते हैं, प्योर लाइन्स विकसित करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टी और बी लिम्फोसाइट क्या है? टी तथा बी लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं? सॉरी, टी लिम्फोसाइट कैसे बनते हैं? टी तथा बी लिम्फोसाइट कैसे बनते हैं? तो आप लोग यहाँ पर देखिए आंसर इसका दिया है, दोनों अस्थि मज्जा में बनते हैं। दोनों अस्थि मज्जा में बनते हैं। बी कोशिका अस्थि मज्जा में भी परिपक्व होती है, जबकि टी कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद थाइमस ग्रंथि में चली जाती है। इसका यहाँ पर समानता अगर पूछेगा तो आप लोग लिख सकते हैं दोनों ही अस्थि मज्जा में बनते हैं। इसका ये समानता हो जाएगा। और कहेगा कि इसमें अंतर, मुख्य अंतर क्या है? तो आपका बी कोशिका जो होती है ये आपका अस्थि मज्जा में ही परिपक्व हो जाती है, यानी कि पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाती है। जबकि टी कोशिका जो होती है परिपक्व होने के बाद, यानी कि पूर्ण होने के बाद वो थाइमस ग्रंथि में चली जाती है। ये आप लोग इसको थोड़ा ध्यान पर रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सार्कोमा से आप क्या समझते हैं? सार्कोमा से आप क्या समझते हैं? तो सार्कोमा से आप क्या समझते हैं? तो यह संयोजी ऊतकों जैसे कि हड्डी, उपास्थ्या, मांसपेशियों का कैंसर है। सार्कोमा जो है एक प्रकार का ये कैंसर होता है जो कि संयोजी ऊतकों द्वारा फैलता है। संयोजी ऊतक में आपका हड्डी हो जाएगा, उपास्थ्या हो जाएगा, आपका मांसपेशियां हो जाएगा, इतनी सी हो सकती है, अलग अलग चीज हो सकती है। सार्कोमा ये बात याद रखिएगा कि सार्कोमा एक कैंसर है। ये अपना बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिंग गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखे। लिंग गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखना है। तो वे गुणसूत्र जो कोशिका जीव के लिंग निर्धारण करते हैं। वे गुणसूत्र जो किसी जीव का लिंग निर्धारण करते हैं। किसी जीव का लिंग यानी कि नर या मादा को निर्धारित करते हैं। जैसे कि मनुष्य में XX जो होता है मादा का होता है और XY जो होता है नर का होता है। ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये भी मनुष्य में होते हैं। अलग अलग पक्षी, जानवर, पौधे अलग अलग होते हैं, लेकिन मनुष्य में हम लोगों को पता है तो मनुष्य में यही होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो अपरा आपका क्या है, उसका संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। यह माँ और भ्रूण के बीच का एक जैविक संबंध है। ये जो होता है अपरा प्लेसेंटा, माँ और भ्रूण के बीच का एक जैविक संबंध होता है जो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन में मदद करता है। जो भ्रूण बन रहा होता है यानी कि जब बच्चे का निर्माण हो रहा होता है तो पोषण देने का कार्य कौन करता है? तो प्लेसेंटा करता है। श्वसन का कार्य कौन करता है? तो ये भी आपका प्लेसेंटा करता है। उत्सर्जन करना होगा तो ये इसका भी कार्य अपरा ही करता है। इस सब में आपका अपरा बहुत ज्यादा मदद करता है। तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में हार्मोन भी बनाता है। यह अंतःग्रंथि के रूप में यह हार्मोन भी बनाता है। वो भी कौन सा हार्मोन? तो HCG हार्मोन बनाता है आपका। ये आप लोग याद रखिएगा कि प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन बनाता है? तो प्लेसेंटा आपका HCG हार्मोन बनाता है। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको?
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, जल परागण से आप क्या समझते हैं? जल परागण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ बताएं। जल परागण, इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा किसके बारे में ये बात कर रहा है, यानी कि जल से होने वाले परागण के बारे में ये बात कर रहा है आपका। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जल परागण को, जल परागणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है। मैंने पहले ही बताया, जिसका परागण जल के माध्यम से हो उसको ही जल परागण कहेंगे। तो इसका हम लोग जल परागण का परिभाषा दे दिए। इसका उदाहरण पूछा है तो उदाहरण में आपका ब्लेसनेरिया हो जाएगा, हाइड्रीला हो जाएगा। ये आपका जल परागण का प्रमुख उदाहरण है, जल परागण का। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति सिद्धांत, पुनरावृत्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? पुनरावृत्ति जो सिद्धांत होता है उससे हम लोग क्या समझते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, पुनरावृत्ति सिद्धांत के बारे में। तो ये सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति वृत्त जाति वृत्त को दोहराता है। जो व्यक्ति वृत्त होता है वो जाति वृत्त को दोहराता है, यानी कि किसी जीव का भ्रूणीय विकास उसके पूर्वजों के विकास के इतिहास का को दोहराता है, इतिहास को दर्शाता है। यानी कि किसी जीव का भ्रूण विकास उसके पूर्वजों के विकास के इतिहास को दर्शाता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? और समझ में आया तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका, आबादी घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी किस चीजों पर आश्रित रहता है? आबादी घनत्व किस चीजों पर आश्रित रहता है? तो किस चीजों पर आश्रित रहता है? तो आपका निम्न चीजों पर आश्रित रहता है। इसका उत्तर दिया है, ये 4 चीजों पर निर्भर रहता है। पहला होता है जन्म दर, दूसरा होता है मृत्यु दर, तीसरा होता है अप्रवासन, चौथा होता है उत्प्रवासन। और जन्म दर बढ़ेगा तो मृत्यु दर ऑटोमेटिक घटेगा, अगर मृत्यु दर घटेगा तो जन्म दर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर किसी गांव से पलायन करने लगेंगे, किसी समस्या के माध्यम से, समस्या की वजह से लोग पलायन करने लगेंगे, तो यहाँ पर भी जन्म दर मृत्यु दर कम यानी कम ज्यादा हो जाएगा। इसी कारण आबादी घनत्व इस पर भी निर्भर करती है कि यहाँ से पूरे सारे लोग उठकर दूसरे क्षेत्र में चले गए, वहाँ मौसम अच्छा हुआ तो वहाँ चले गए, फिर वहाँ पर अच्छा होगा तो यहाँ पर खराब होगा, अगर यहाँ पर खराब होगा तो वहाँ पर खराब हो जाएगा, वहाँ पर सही हो जाएगा तो वहाँ पर जाएंगे। यानी कि ऐसे ही लोग पलायन करते रहेंगे, आबादी घनत्व ऊपर नीचे अप डाउन होते रहेगा। समझ आया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, एमटीपी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख रहा है। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमटीपी का फुल फॉर्म दिया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि भ्रूण का परिपक्व होने से पहले शल्य क्रिया द्वारा यानी ऑपरेशन के द्वारा भ्रूण को नष्ट करना ही एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। यहाँ पर आपका देखिए क्या दिया हुआ है, तो इसका अर्थ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भ का चिकित्सीय समापन, गर्भ का चिकित्सीय समापन ये स्वेच्छा से किया गया गर्भपात है। यह स्वेच्छा से किया गया गर्भपात है जो गर्भावस्था में शुरुआती 12 हफ्तों में सुरक्षित माना जाता है, 12 हफ्तों तक सुरक्षित माना जाता है, यानी कि 2 से 3 महीना आपका गर्भवती होने के 2 से 3 महीने में एमटीपी कराना आपका सुरक्षित होता है। अगर आपका 2 से 3 महीना से ज्यादा हुआ तो आपको बच्चा और माँ दोनों की खतरा हो सकती है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये क्लास सब्जेक्टिव का क्लास पसंद आया तो इस क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर कोई भी डाउट हो या किसी भी डाउट हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस दोनों पीडीएफ का
नोट्स मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। आप टेलीग्राम के लिंक से जुड़ सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक टेलीग्राम का डाल दूंगा। और आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर दोनों पर मैं क्यूज कराता हूँ। क्यूज भी देख सकते हैं, वहाँ पर नोट्स भी मिल सकता है। तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।